आज बड़ी फक्र की बात है कि हमारे बीच एक ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर मौजूद हैं जिन्होंने बम्बई में पहुंच के पहले संघर्ष किया और उनकी पृष्ठभूमि लखनऊ से ही है। तो आइए उनसे परिचय कराते हैं। नाम है उनका वेदांत शाह। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी सर, ये हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप लखनऊ से और बम्बई कैसे पहुँचे? हाँ, लखनऊ में मेरी पैदाइश थी, मेरी पढ़ाई सब लखनऊ से रही है जी। लखनऊ में मैं उस टाइम पे एनसीसी का कैडेट हुआ करता था जी। मैं एयर विंग का था, 5 यूपी एयर स्क्वाड्रन का। मुझे बहुत मन था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं जी, बट कुछ कारण मतलब आपकी पृष्ठभूमि जो है वो आर्मी से ही थी? हाँ, मेरे दादाजी पुलिस में थे, मेरे नाना जी बीएसएफ में थे, तो एक कहीं ना कहीं वो चीज़ थी फैमिली में जी। बट फिर किसी कारणवश मुझे मना कर दिया गया कि मतलब पेरेंट्स का ही एक वो रहता है, तो वो चीज़ फिर नहीं रही। तब फिर घर वालों ने पूछा कि यार इसके अलावा क्या करना है, तो मेरा बहुत रुझान था म्यूज़िक की ओर जी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं फिर मुंबई जाऊंगा जी। और मुझे ना गाना आता था ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाना आता था, बट फिर मैंने कहा नहीं, मैं मुंबई जाऊंगा और वहाँ जाके एक चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक प्रोडक्शन। तो मतलब आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे पूरा म्यूज़िक बना लेते हैं, चाहे जो इंस्ट्रूमेंट आप चाहो, आप सितार चाहो, आप गिटार चाहो, चाहे वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हो, आप उस पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट टॉगल करके बजा सकते हैं जी। तो ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी, हमने इंटरनेट पे देखी, हमने कहा अब ये कोर्स करना है जी। तो पेरेंट्स बहुत हेल्पफुल रहे, उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। तो इस मिशन में आपके साथ और भी कोई था क्या? इस मिशन में कोई नहीं था, ऊपर वाला था बस क्योंकि जब मैं बॉम्बे गया हूँ, मैं वहाँ पे सिर्फ एक मुंह बोली दीदी थी दूर की जी। वो और उनके हस्बैंड वहाँ रहते थे, उनके घर पे मैं 4-5 दिन रहा, मुझे वहाँ सहारा मिला। फिर वहाँ पे खुद से रिश्ते बनते गए, फिर मैंने अकेले ही वहाँ घर लिया किराए का, वहाँ रहना शुरू करा। वहाँ म्यूज़िक सीखते सीखते मुझे कास्टिंग करने का मौका मिल गया। कास्टिंग मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि कास्टिंग होती है कि कौन सा किरदार मूवी में कौन सा एक्टर निभाएगा, तो उस एक्टर के चुनाव से लेके उसका ऑडिशन से लेके उस मूवी में कास्ट होने तक का सफर, बीच का पूरा प्रोसेस में मैं, मतलब कि कौन सा जो एक्टर है कौन सा रोल करेगा और क्या वो उस रोल में फिट हो रहा है या नहीं। जी। तो इस चीज़ का आपको अनुभव कैसे होता था? उस चीज़ का अनुभव पहले तो बहुत नया था कि यार क्या मैं ये संभाल पाऊंगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये किसी की ज़िंदगी बना सकती है, किसी की ज़िंदगी हो सकता है बिगाड़ भी सकती है, बिगाड़ती ज़्यादा है। पर मौके मिलते गए, मैं करता गया, उसी में मुझे बड़े बड़े नामों के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने उसमें रणवीर कपूर जी की एनिमल मूवी आई थी, तो एनिमल मूवी में मैंने कास्टिंग करी। उसके बाद विक्रांत मैसी जी की साबरमती रिपोर्ट आई थी गोधरा कांड पे, उसकी मैंने कास्टिंग करी। तो ऐसे कई मैंने वेब सीरीज़, मूवीज़, एडवर्टीजमेंट्स सब में कास्टिंग करा। अनुभव बहुत अच्छा रहा, सीखने को बहुत कुछ मिला, हर एक नए प्रोजेक्ट के साथ कुछ ना कुछ नया जुड़ता रहा। तो कोई ऐसा अनुभव बताइए अपना अनुभव जो वो कुछ विचित्र सा मैं आपको बताता हूँ। सबसे मुश्किल काम था कि अगर हमारे दर्शकों ने एनिमल देखी हो तो एनिमल मूवी में रणबीर कपूर के 11 भाई थे। वो 11 भाई उसके पिंड के थे, तो कोई चाचा का बेटा, कोई ताऊ का बेटा। तो उसमें मूवी में ऐसा एक मोड़ आता है जहाँ पे रणबीर कपूर को अपने पिंड जाके अपने भाइयों से मदद मांगनी पड़ती है, अपनी फैमिली से मदद मांगनी पड़ती है। वो 11 भाई ढूंढना मेरे अभी तक के कास्टिंग करियर का सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि सारे लोग 6 फुट के ऊपर होने थे, क्योंकि वो रणबीर कपूर के भाई लगे, पंजाबी लगे, सिख लगे। पंजाब से कहीं ना कहीं उनका टच हो ना हो, बट वो पंजाबी बोलने चाहिए, लुक देने चाहिए। उसके लिए मैं आपको ज़्यादा नंबर नहीं बता रहा हूँ, बट मैंने 250 से 306 फुट के ऊपर के लड़के इंडिया भर से निकाले, जिसमें से 16 शॉर्टलिस्ट हुए और 11 सेलेक्ट हुए। तो वो जो था वो पूरा सुनने में बहुत ईजी लग रहा है, बट उसमें मेरे करीब 10 महीने गए सिर्फ भाई ढूंढने में, सिर्फ 11 कैरेक्टर ढूंढने में। बट आज वो समय है कि वो 11 के 11 भाई को लोग शक्ल से, नाम से पहचानते हैं इंडस्ट्री में। तो वो एक मेरे लिए मुश्किल चीज़ थी, चैलेंजिंग चीज़ थी। ये एक अनुभव रहा। बाकी तो फिर
नए अनुभव, नए तो मूवी के आपको साथ लगता है आपके साथ में जितने थे आपको पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते थे, या फिर इनको आपको वो तारतम्य में बैठाना पड़ता था? नहीं, कुछ होते हैं कलाकार जिनको कोऑर्डिनेशन नहीं आता या जो इजी नहीं होते काम करने के लिए, बट कुछ थोड़े होते हैं जो आपका भी समझते हैं और अपनी चीज़ भी समझते हैं और उसी दायरे में रह के काम करते हैं। लेकिन बहुत कम। बहुत कम, ये आप सही कह रहे हैं, बहुत कम। क्योंकि किसी ने भी ज़रा भी 1-2 प्रोजेक्ट्स अगर कर लिए हैं तो उनका समझ वो लेवल, हाँ, उनका लेवल एकदम से बढ़ जाता है। पर इस चीज़ में मैंने ये देखा है अपनी इंडस्ट्री में, ये चीज़ उनके लिए ना मुश्किल होती है जी। क्योंकि जो भी कलाकार के साथ काम करना अगर मुश्किल आपके लिए होगा तो कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर उसके साथ दोबारा काम करना नहीं चाहे जी। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हम लोग एक टीम की तरह एक मूवी बना रहे हैं। क्योंकि अगर एक मूवी हिट होती है तो पूरी टीम हिट होती है जी। ना कि सिर्फ वो एक्टर हिट हो रहा है या उसमें डायरेक्टर हिट हो रहा है, पूरी मूवी कमाती है, पूरी मूवी हिट होती है। तो एक टीम की तरह अगर आप कोई भी काम करें, मुझे कोई भी लगता है, चीज़ हो, बिल्कुल, जी। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा चीज़ और डेडिकेशन से वो चीज़ ज़रूर निखर के बाहर आती है। अच्छा, अभी भी आपने बताया कि हमको इस 11 लोगों को छांटने में 10 महीने लग गए। 10 महीने लग गए। तो 10 महीने तक ये पेशेंस कैसे बना के रखते हैं? अब पेशेंस इसलिए बना के रखना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कमिटमेंट कर दिया है डायरेक्टर से कि नहीं, ये मैं ढूंढ के लाऊंगा जी। अब उसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा, उसके लिए मैं पंजाब रहा 5 दिन। तो ये आप अपने उस दौरान अपने एक्सपेंडिचर्स कैसे मेंटेन करते हैं? ये आपको प्रोडक्शन देता है। अच्छा। प्रोडक्शन देता है कहीं ना कहीं, प्रोडक्शन आपकी फीस, आपका ट्रैवल का एक्सपेंडिचर, आपके रहने का एक्सपेंडिचर, क्योंकि फिर वही वाली बात आ रही है, एज अ टीम हम काम कर रहे हैं। क्योंकि एनिमल ने अगर 1000 करोड़ कमाए दुनिया भर में, क्योंकि वर्ल्ड वाइड उसका ग्रॉस 1000 करोड़ के आसपास है, तो वो प्रोडक्शन ने कमाया है। तो आप किस साल गए थे वहां पर? मैं गया था 2022 में। आज बहुत समय नहीं हुआ है। बहुत समय नहीं हुआ है, 5 दिन में रहा। तो 2022 और 2025, तो आप किस लेवल में आपको पा रहे हैं? उन 3 सालों में अपने आप लेवल से उठे हैं थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कहना चाहूँगा। मैं बहुत नया था जब मैंने एनिमल की कास्टिंग शुरू करी थी, बट उस एक फिल्म ने मुझे इतना कुछ दिया है मेरी लाइफ में जी। उसकी वजह से मेरा नाम बना है जी। उसके बाद के जो प्रोजेक्ट्स मुझे मिले या जो फिल्मों की कास्टिंग मुझे मिली, वो एनिमल की बदौलत मिली। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये समझते हैं कि यार इसने एनिमल की कास्टिंग करी है तो कुछ तो इसमें देखा होगा लोगों ने, डायरेक्टर ने कुछ ट्रस्ट इस पे रखा होगा। तो उसके बाद से मेरा लेवल ऑब्वियसली बढ़ा है जी। और मुझे मेहनत अब उतनी नहीं करनी पड़ती जितनी मुझे पहले काम मांगने के लिए करनी पड़ती थी, और अब उतनी नहीं कर, अब नाम से काम हो जाता है। थोड़ा ये फायदा हुआ है। तो आप हैं, आपके साथ में प्रोड्यूसर होते हैं जी, है ना, और आपके साथ फाइनेंसर होते हैं, इसका कैसे बनाते हैं? इसमें फिल्मों में क्या होता है कि 2 तरह की साइड्स होती हैं। जैसे एक क्रिएटिव साइड होती है, एक कमर्शियल साइड होती है। जी। जो हमारी क्रिएटिव वाली साइड होती है वो डायरेक्टर की टीम होती है पूरी, क्योंकि डायरेक्टर का क्रिएटिव है सब। डायरेक्टर चाहता है कि मेरे सीन में इस तरह का ही एक्टर आए। पर जो कमर्शियल साइड होती है प्रोड्यूसर वाली, वो चाहता है कि एक्टर तो आए पर बजट में आए। सीधी सी बात है, क्योंकि वो खर्चा कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का एक मेल ढूंढना, वो भी एक मुसीबत रहती है जी। कि डायरेक्टर को सपोज फलाना अच्छा लग गया जी। पर ये कह रहे हैं कि यार वो बहुत ज्यादा मांग रहा है, तुम ढिमकाने को कास्ट करो जी। अब वहां पे क्रिएटिविटी कितनी हैम्पर हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो ये सब एक मेल बना के चलना, वो एक मुझे लगता है कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है जी। कि वो डायरेक्टर को भी बताए कि सर आपको ये अच्छा है रहेगा, और प्रोड्यूसर को भी बताए नहीं सर अगर आप इस पे 2 पैसे 4 पैसे ज्यादा भी खर्च कर रहे हो, ये आपकी फिल्म के लिए आगे जाके अच्छा होगा। जी। तो ऐसा एक तालमेल बना के चलना पड़ता है, बैलेंस। तो ये एक मैंने सीखा करते। तो एज ए कास्टिंग डायरेक्टर अब तक कितनी मूवीज आप बना चुके हैं? मैंने 2 मूवीज करी हैं जिसमें एनिमल और साबरमती रिपोर्ट है। मैंने 2 वेब सीरीज करी हैं जिसमें ग्रहण एक वेब सीरीज आई थी हॉटस्टार पे, इश्क आपा एक आई थी अमेजोन पे, और मैंने कई एडवर्टीजमेंट्स कर रखे हैं कास्टिंग में जिसमें रणवीर सिंह, सोहा अली खान का, इन सब के एड्स मैंने करे जी। तो अभी तक मैं इसमें रहा हूँ। बीच में एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो ऐसा भी होता है आपके साथ कि कभी कभी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं काम, बट उसमें 2 प्रोडक्शन हाउस जुड़े हैं और दोनों में कुछ मतभेद हो गया और वो अलग हो गए। जी।
तो काम सबका हैम्पर होता है, बट वो काम बंद हो जाता है। तो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं, वो भी लर्निंग रही, वहां से भी सीखा, बट अभी तक जितना चला अच्छा चला कुल मिला के ये। अब जैसे लखनऊ से आप बॉम्बे गए, ठीक है, तो लोगों को जब पता चला यूपी से आया तो आपकी वैल्यू कुछ घटा करके देखी गई, ऐसा कुछ भी हुआ? ऐसा मैंने नोटिस किया स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आप जाते हैं किसी रूम में, अब सपोज मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, या तब मेरा लुक अलग था, मेरे लंबे बाल थे, ड्रेसिंग सेंस अलग था, तो वो समझते हैं कि अच्छा नहीं नॉर्मल है, कहीं दिल्ली विल्ली का होगा, क्योंकि मैं पंजाबी लग रहा था उनको, कि लंबे बाल थे, कड़ा था, जो भी। बट जब बाद में उनको बताओ, जब कोई पूछता है कि कहाँ से हो, जब मैं कहता हूँ कि लखनऊ, तब उनका एक डेरोगेटरी सा आता है कि यूपी, क्योंकि अभी भी यूपी को उसी नजरिए से देखा जाता है, वो गुंडागर्दी वाला। तो वो मैं चेंज करना चाहता हूँ कि हर आदमी यहाँ शाह को शाह नहीं बोल रहा है। हम भी समझते हैं आपका कि 2 फिल्मों से नहीं चेंज कर, 2 फिल्मों से नहीं चेंज होगा, बट फिल्में ले दे के आती वही हैं। मिर्जापुर या बिहार को रिप्रेजेंट वसेपुर ने करा, तो आता वही है। अभी वो लोग यूपी के अंदर का वो ना निकल पाया, ना निकल पाया, टेक्सचर निकल नहीं पाया जो एक्चुअल ऑथेंटिक यहाँ का रहा। वो जो एक बार बन गया ना, वो बन गया है कि नहीं यहाँ तो गुंडा राज है, यहाँ तो पॉलिटिक्स ही है। भाई उसके आगे आप खूबसूरती देखिए उसकी। अब लखनऊ से बेहतर जबान कहीं की है नहीं पूरे भारत में, मैं कहना चाहूंगा। तो हम ये समझते हैं कि आप लखनऊ से पहुंचे तो यहाँ की जबान को लेकर के ऐसी कुछ पृष्ठभूमि लेकर के कुछ यहाँ के लिए कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पूरा जोर इस बात में ये रहता है कि अगर मैं बड़े शहर में हूँ या बड़े इंडस्ट्री में बैठ रहा हूँ, तो मैं जो टियर 2 सिटीज़ हैं, जैसे जिसमें लखनऊ भी है, कानपुर है, आसपास के बहुत शहर हैं, तो मैं उनको भी बराबर का मौका दे पाऊँ कि वो लोग अपना नाम रोशन कर पाएँ। इसलिए अगर मैं कास्टिंग भी करता हूँ तो उसमें मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो बॉम्बे के बाहर भी हैं उनका सेल्फ टेस्ट मंगा के हम किसी तरह उनको कोई रोल या कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाएँ। ये मेरा एक प्रयास रहता है, आप ये मानिए जी। अब देखते हैं ऊपर वाला इसमें कब तो इस दौरान इन 2 सालों में आपका किन की सेलिब्रिटीज और कोई अच्छे लेवल के डायरेक्टर से आपका मतलब राब्ता हुआ? डायरेक्टर तो संदीप रेड्डी वांगा जी हैं, तेलुगु इंडस्ट्री के बहुत बड़े। कबीर सिंह और एनिमल उन्होंने ही बनाई। अभी एक मूवी है स्पिरिट, उस पर काम कर रहे हैं, वो प्रभास की है। और साबरमती रिपोर्ट के डायरेक्टर जो हैं वो अपने धीरज सारना जी, उनसे मुलाकात हुई, उसके राइटर से मुलाकात हुई। और साबरमती रिपोर्ट के राइटर भी लखनऊ से ही हैं। अच्छा जी। हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता है। अविनाश सिंह तोमर नाम है उनका। अच्छा जी। तो उन्होंने मिर्ज़ापुर लिखी, उन्होंने साबरमती रिपोर्ट लिखी, और सोचिए वो भी लखनऊ से ही हैं। तो वो लखनऊ के थे, हम भी लखनऊ के थे, तो हम लोग का भी एक तालमेल अच्छा रहा। तो ऐसे लोगों से मुलाकात रहती है। ऑडिशंस के दौरान तो एक्टर एक्ट्रेस से रहती ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप किसी को ऑडिशन करते हैं। तो जो आप यहाँ से जो अपना प्लान लेके गए थे, तो आपको लग रहा है कि उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे? प्लान में लेके म्यूजिक का गया था, वहां पे मुझे कास्टिंग मिल गई, पर कास्टिंग अच्छी चल रही है और म्यूजिक भी कुछ हद तक अच्छी चल रही है। आपको लगा कि ये जो नया ट्रेंड आपका है लोगों को पसंद आ रहा है? अब ये देखिए, हमारी इंडस्ट्री लोगों पे तो पूरी तरह निर्भर करती है, क्योंकि कितनी टिकट सेल होगी, कितना उनको पसंद आएगी, कितने लोग सराहेंगे उस चीज को। तो ट्रेंड मुझे लगता है बदलता रहता है समय समय। जैसे इस टाइम पे आप देखेंगे साउथ इंडियन मूवीज का एक अलग सा चलन बढ़ा हुआ है। आप KGF देखिए, आप पुष्पा देखिए, सलार देखिए, जो भी देखिए। तो बॉलीवुड को वापस आने के लिए ना, मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं बॉलीवुड को कुछ गाइड कर पाऊँ, बट रिप्रेजेंट कर पाऊँ, बट मुझे ये जरूर लगता है कि बॉलीवुड का एक जो अपना एक था ना फैमिली मूवीज का तर्क, एक सूरज बरजात्या टाइप का, अब वो पीछे जा रहा है। वो आना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अब मुझे लगता है फैमिली साथ बैठ के फिल्में नहीं देख पा रही, क्योंकि और लोग बहुत ज्यादा उसे एक जनरेशन गैप हो रहा है। लोग छुप छुप के देख सेम चीज रहे हैं, बट अलग अलग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये चीज एक वापस आनी चाहिए। वो जो बॉलीवुड मसाला था ना, वो अभी भी लोग देखना चाहते हैं। आप इसीलिए देखिए, गोलमाल जैसी फिल्में अभी भी आती हैं, रोहित शेट्टी की फिल्में अगर आप देखिए तो उसमें होता है, वो पूरी फैमिली के लिए होती हैं, चाहे सिंघम हो चाहे कुछ हो। मुझे लगता है वो ही चीज बॉलीवुड को बॉलीवुड बनाती थी। अब हम लोग आपको कुछ ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री का जो क्रेज है या जो उनका भविष्य है पहले से डावाडोल ऐसा हो रहा है? डावाडोल हुआ है, बिल्कुल सही है, आप गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में कमी आई है। और ये तो आपको क्या लगता है कि लोगों का जो लोगों की थिंकिंग चेंज हुई है, या
डिवाइडेशन हुआ है, थिंकिंग भी चेंज हुई है, और कोविड के बाद से ना टेलीफोन पे देखने का, मतलब अपने मोबाइल फोन पे देखने का एक कल्चर बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले था ये, पहले हॉलीवुड में तो था ही, वहां पे सिटकॉम्स आते थे, मतलब ये सीरियल्स टाइप के आते थे जो एपिसोड और सीजन, और ये यहाँ पे कल्चर ना कोविड के बाद बढ़ा जी। और उसने कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो थिएटर वाले लोगों को ना बहुत हैम्पर किया है, क्योंकि अब ये है कि आप एक मूवी नहीं देखोगे, 2 महीने 1 महीने के अंदर वो आपके फोन पे आ जाएगी। जी बिल्कुल सही। ऑफिशियली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तो कहीं से आप ब्लैक में डाउनलोड करो। आपको क्या लगता है इस ट्रेंड को वापस लाने के लिए आप क्या करेंगे? हम क्या ही कर लेंगे, बट मुझे ये लगता है कि एक उस चीज की ना वैल्यू रखने के लिए बॉलीवुड को इतनी जल्दी जल्दी रिलीज ओटीटी पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूवी में ही मजा आती है। वो उतनी बड़ी स्क्रीन है ना, जो 72 mm कहते हैं जी, उसका मजा वही था। हाँ, ये तो वो बनाई जाती थी सिनेमा के लिए, कि वहां पे हॉल में लोग चीख रहे हैं, साथ में गाना गा रहे हैं। वो मजा आप अकेले फोन पे मुझे लगता है प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। तो वेब सीरीज वगैरह ठीक है, क्योंकि कौन आदमी 7-8 घंटे देगा वेब सीरीज को एक हॉल में बैठ के देखने के लिए जी। पर मूवी का मुझे लगता है कि हॉल का ही मजा होना चाहिए जी। तो इसलिए आपने देखो कि इंडियन म्यूजिक भी जो है वो पहले से वाला ट्रेंड बिल्कुल हट गया है जी। क्या आपको लगता है वो वापस आना चाहिए? इंडियन म्यूजिक का ट्रेंड इसलिए हटा है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे, तो हमारी लेकिन आपको लगता है इन चीजों का ड्यूरेशन बहुत कम है? हाँ, इसमें ड्यूरेशन भी कम है और लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। पहले अगर एक गाना है तो आधा मिनट 1 मिनट तक उसका इंट्रो की म्यूजिक ही चल रही है। बिल्कुल सही। अब आधे 1 मिनट पे आधा गाना खत्म हो जाता है, 2-2.5 मिनट के गाने बन रहे हैं अब। तो जो मतलब किसी पर्सन के माइंड में जो थीम उसका जो होता था वो थीम गायब हो गया, वो पेशेंस गायब हो गया, लोगों को ना सब कट टू कट चाहिए। क्योंकि आप मतलब इस बात से शायद आप सहमति रखेंगे, एक टाइम होता था हम लोग कहीं दावत में जाने के लिए वेट करते थे कि यार जाएंगे तो वहां फलानी जगह ना मूंग दाल का हलवा मिलेगा। हाँ। इस टाइम आप जोमेटो करेंगे, आपके घर पे द्वारे पे दे के जाएगा वो मूंग दाल का हलवा जी, आधे घंटे के अंदर दे को तो जाएगा, लेकिन वो क्रेज नहीं होगा। वो क्रेज नहीं है क्योंकि हर चीज अब ना तुरंत पे है जी। तो मुझे लगता है वही अटेंशन स्पैन है। अब वो टेस्ट, वो एनवायरनमेंट लोगों का गैदरिंग, वो चीजें हट रही हैं। लोग कितना कम साथ में बैठ रहे हैं। अब 4 लोग साथ में बैठे हैं तो फोन ही पे लगे जी। तो भाई फिर तुम 4 लोग साथ में मिले क्यों हो? फोन पे ही लगे रहो। बिल्कुल सही बात कही। तो ये अटेंशन स्पैन ना हर चीज को हैम्पर कर रहा है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो जी। तो अटेंशन सब जुड़े हुए हैं, सब इंटरकनेक्टेड है, कुछ नहीं, कुछ अलग नहीं है मुझे ऐसा। तो फिर आगे आपका क्या प्लान है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फोकस करने का? अभी तक ऐसा रहा है कि सारे लगभग कंट्रोवर्शियली टॉपिक पे मैंने कास्टिंग करी। जो ग्रहण थी वो 84 पे बेस्ड थी, एक किताबी थी 84 उसी पे बेस्ड थी। एनिमल भी कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल ही रही। साबरमती रिपोर्ट गोधरा कांड पे थी। तो अब ये मैं जान के नहीं करता, बट मुझे वही काम मिल जाता है। तो कोई नई कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट आपको माइंड में आ रहा है? नई कंट्रोवर्सी इंडियन पॉलिटिक्स है कोई ऐसी चीज? पॉलिटिकल मूवी की कास्टिंग में जरूर करना चाहूंगा, जैसे राजनीति आई थी, जैसे इस तरह की मूवीज आई थी, जैसे तांडव भी एक वेब सीरीज आई थी सैफ अली का। मैं उस तरह की मूवी की जरूर कास्टिंग करना चाहूंगा, और मैं किसी उसकी कास्टिंग जरूर करना चाहूंगा जिसमें यूपी की कहानी है जी। क्योंकि मुझे लगता है ना, मैं यूपी से हूं तो मुझे बेहतर पता है कि किस रोल में कौन फिट होगा, एक्सपीरियंस उतना है मेरा। तो मुझे एक यूपी बेस्ड कहानी की कास्टिंग जरूर। चलिए इसी बहाने लखनऊ के लोगों को मौका भी मिलेगा। बिल्कुल, मैं तो हमेशा चाहूंगा। ग्रहण में वैसे मैंने मौका दिया था लखनऊ के लोगों को। अच्छा जी। मैंने लखनऊ की कास्टिंग वहीं से शुरू करी थी। अच्छा जी। अपना कास्टिंग जर्नी मैंने ग्रहण से ही शुरू करी। आपने अभी भी बात करी कि पॉलिटिकल जो मतलब कोई ऐसा कोई मैं लॉन्च करूंगा, तो आपको लगता है उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है ये नहीं होना चाहिए? लोग बहुत गलत इसे ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि फिल्मी दुनिया असली जीवन का आईना है, ना कि असली जीवन फिल्मी दुनिया का आईना है। बिल्कुल सही बात। तो आप अगर फिल्मों में आपको गाली से आपत्ति है तो आप अपने घर के बगल वाले से भी आपत्ति होगी, रिक्शे वाले से भी आपत्ति होगी, दुकानदार से भी आपत्ति होगी, अपने दोस्तों से भी हो सकता है आपत्ति हो जी। पर वो नहीं होती। हम लोग बहुत सेलेक्टिव हो जाते हैं कंट्रोवर्सी ये कमेंट करने में। तो
सबकी वैल्यूज का या सबके एथिक्स का भार पूरे बॉलीवुड पे डालना मुझे लगता है थोड़ा गलत है। हर आदमी वही कंज्यूम कर रहा है जिसको जो पसंद है। आप कोई एक मूवी शुरू करेंगे, आपको 15 मिनट अगर बोरिंग लगेगी, आप आगे देखोगे नहीं। बट अगर आप देख रहे हो मतलब आपको अच्छी लग रही है, या अगर आप इतने खाली हो कि सिर्फ कमेंट करने के लिए देख रहे हो, तो वो अलग बात है, जैसे रिव्यू करने वाले देखते हैं। बट मुझे लगता है कि हम लोग सोशल अपनी एक इमेज को बचाने के लिए ना, हम लोग अपना पूरा दारोमदार बॉलीवुड या सेलिब्रिटी पे डाल देते हैं, जो कि गलत है, मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है कि जो आजकल के मतलब जो हीरोज़ हैं, इनका बिहेवियर, इनके जो इनका ये पहले की तरह नहीं रह गया है, बहुत सारी चीज़ें वो डेडिकेशन, वो डिटरमिनेशन नहीं रह गया है? मैंने ज़्यादा लोग के साथ तो काम नहीं करा, बट जितनों के साथ किया है, जैसे रणबीर कपूर जी, उनमें अभी भी उतना ही डेडिकेशन है जितना किसी एक न्यू कमर में रहेगा। अच्छा। ये मैं बताना चाहूँगा आपको। बाकी मैंने इतना मुझे नहीं पता। विक्रांत मैसी भी सेम चीज़, उतना ही डेडिकेशन है जितना कि एक न्यू कमर में रहेगा जी। तो ऐसा है, लोगों को कभी कभी अपने दिमाग में एक फितूर हो जाता है कि नहीं हम बड़े हैं, बट वो बड़े आप किसके सामने हो? क्योंकि हर शेर के सामने एक सवा शेर आता ही है। आप डायरेक्टर के सामने बड़े हो? नहीं, डायरेक्टर आपको चाहेगा तो हटा देगा मूवी से। हाँ, कितने केसेस हुए हैं अभी रिसेंट के, बहुत बड़े बड़े केसेस हैं। तो आप ये देखिए, आप किसके सामने अपना वो दिखा रहे हैं कि आप उससे बड़े हैं। जी। हो सकता है आप जूनियर आर्टिस्ट के सामने बड़े हो गए, बट क्या आप डायरेक्टर के सामने बड़े हो? नहीं, वो उसकी कहानी है, वो चाहेगा वो तुम्हें हटा देगा। जी। तो ये चीज है कि एक्टर्स में ये फितूर तो आ जाता है। एक्टर्स में क्या, किसी में भी आ जाता है, किसी भी आर्टिस्ट में आ जाएगा। हो सकता है मुझ में आ जाए, मैं थोड़ा सा 2-4 साल और काम कर लूँ, मुझ में भी आ सकता है, किसी ने आगे का देखा नहीं है। बट यही है कि जितना ऊपर वाला बचाए रखे इन सब चीज़ों से उतना बेहतर है। यही है। तो जब अभी लखनऊ से आप बॉम्बे गए तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा? जी, संघर्ष था पहले। जब तक कोई है वहाँ पे अपना माई बाप नहीं है तब तक तो बात आप सही कह रहे हैं। तो बॉम्बे पहुंचे, पहला संघर्ष था घर ढूंढना। आपकी लंबी आह बता रही है। पहला संघर्ष था घर ढूंढना जी। फिर दूसरा संघर्ष था ये ढूंढना कि कौन जेन्युइन है, कौन जेन्युइन नहीं जी। क्योंकि वहां पे आपको बेवकूफ बनाने वाले हर 10 कदम पे बैठे हाँ, हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है कि कैसे इंडस्ट्री वर्क करती है, हम नए गए हैं। कोई आदमी कहता है भैया आप 10,000 रुपये दोगे आपको हीरो बना देंगे। हम सोचते हैं अच्छा ठीक है, आपने 10,000 भी दे दिए, उसने एक दिन आपको मीटिंग भी करा दी फलाने के साथ, अगले दिन आप देखोगे वो ऑफिस ही वहाँ नहीं है। ये बहुत कॉमन चीज़ है कि सर आपका आर्टिस्ट कार्ड है। अच्छा वो क्या होता है? क्योंकि आप तो नए गए हो। सर इसके बिना तो आपको काम ही नहीं मिलेगा। अच्छा, कार्ड बनवाइए। अब आर्टिस्ट कार्ड का 20,000 रुपये दे रहे हो, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपको फिल्म सिटी के अंदर काम करना है, अंदर जिसमें सीरियल्स और ये सब होता है, तब आर्टिस्ट कार्ड जरूरी है। बट अगर आपको अभी स्ट्रगलिंग फेज में हो, अभी नए गए हो, तो आर्टिस्ट कार्ड की इतनी कोई अनुमति है नहीं, वो नीड है नहीं। तो ये सब चीज़ें, पर इस सब चीज़ों से मुझे बचा के रखा ऊपर वाले ने। मैं जिनसे मिला वहाँ मुंबई जाते ही, जो मेरा फ्रेंड सर्कल बना है, वो सब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के ही थे। 2 साल 3 साल से उनको ये सब चीज़ें पता थी, ये सब चीज़ों का ज्ञान था। तो मैं इन सब ये जो एक नकली इंडस्ट्री है इससे दूर रहा जी। तो मेरा ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाया वहाँ पे। मैंने भी बहुत लोगों को बताया कि भाई नहीं, ऑडिशन के पैसे नहीं लगते, तुम फ्री में आओ, फ्री में दो, हम तुम्हारे लिए बैठे हैं, हम स्टूडियो का चार्ज दे रहे हैं, बट तुम आओ, तुम पैसे मत दो। तो ये समझाना एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि आदमी को जो फ्री में मिल रहा है उसको लग रहा है ये तो पक्का बेवकूफ़ी है। बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि पैसे देके कोई ऑडिशन नहीं हो रहा, ऑडिशन आपके लिए फ्री है। आप आइए, आप अपनी प्रोफाइल दीजिए, आप अपना ऑडिशन इंट्रोडक्शन दीजिए, ये सब फ्री है। उल्टा पैसे आपको मिलेंगे अगर आप सिलेक्ट हुए हो। आपको काम करने के लिए पैसे नहीं देने हैं। बट ये समझना और समझ पाना अभी भी इंडस्ट्री में ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी भी एक वो नकली इंडस्ट्री है जो लोगों को उल्लू बना रही है, और लोग बन रहे हैं। अच्छा, वहाँ की सरकार में काफ़ी सहयोग करती है इनसे? वहाँ की सरकार बहुत सहयोग करती है, वहाँ की यूनियन बहुत सहयोग करती है। जैसे जो मैं आपको आर्टिस्ट कार्ड बता रहा हूँ, तो फिल्म सिटी के अंदर का जैसे आपका सीन है या आपका आर्टिस्ट कार्ड है, और किसी एक प्रोडक्शन हाउस ने सपोज आपका पैसा नहीं दिया, कि जितना कमिट किया था उतना नहीं दिया, या आपको टरका रहे हैं, तो वो यूनियन आपके साथ रहेगी। उसको
सिंटा कहते हैं, CINTA, सिनेमा समथिंग समथिंग करके है वो। तो सिंटा एक ऐसी एसोसिएशन है जो अपने आर्टिस्ट का पूरी तरह ख्याल रखती है, जो उनके पैसे निकलवाने में हेल्प करती है, उनको कोई मिनिमम के नीचे पैसा ना दे। जैसे लेबर का एक मिनिमम होता है, वैसे आर्टिस्ट का भी एक मिनिमम होता है पर डे का। तो इन सब चीज़ों में एसोसिएशन, गवर्नमेंट हेल्प बहुत करती है, शूट्स में हेल्प बहुत करती है। मुंबई से ज़्यादा इजी शूट करना मुझे लगता है कहीं परमिशन मिलना इजी है ही नहीं। दिल्ली में शायद हो, बट मुंबई में तो सबसे इजी है। आपको अगर परमिशन चाहिए शूट की, इजीली मिल जाती है, पुलिस आपकी हेल्प के लिए आ जाती है, बहुत इजीली हो जाती है। ये सब चीज़ें तो है, इसीलिए वहाँ पे इतना इजीली काम हो रहा है। प्लस सेफ्टी है। आप रात बेरात अगर शूट से लड़कियां भी निकली हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे सब भले हैं, कोई ऐसा अभी तक का इंडस्ट्री के अंदर का ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ अपने अभी और बताई कि मैं कंट्रोवर्शियल जो वो मिलती नहीं, मैंने करी नहीं। तो लखनऊ के अंदर कोई ऐसी कंट्रोवर्सी दिखाई पड़ी जिसको लेके आप अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाए? लखनऊ में एक बहुत पहले वेब सीरीज शूट हो रही थी, वो उनके नाम पे थी, उनके केस पे थी। एक मधुमिता शर्मा या मधुमिता मिश्रा एक केस था कुछ बहुत पहले का, मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉलिटिकल केस। हाँ बहुत ही पता। उस पे एक शूट हो रही थी जी। और उस टाइम पे मैं थिएटर करा करता था, तो उसमें एक मेरा भी छोटा सा रोल है। तब मैंने स्टार्ट ही किया था अपनी जर्नी, तो उस पे एक बन रही थी। तो अभी देखिए ये भी कंट्रोवर्शियल है, तो उसमें भी मेरा एक रोल था, पर उसमें कास्टिंग मैंने नहीं करी थी, उसमें तो कोई और थे। बट हाँ, लखनऊ में एक ऐसा केस है, बहुत केसेस हैं मुझे लगता है लखनऊ में। तो आपकी रंगबाज लखनऊ पे ही बनी थी, जो उन पे थी श्री प्रकाश शुक्ला पे, वो रंगबाज एक वेब सीरीज आई थी, वो श्री प्रकाश शुक्ला पे। मैं आपकी बात कर हमारी हाँ, मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर करना चाहूंगा, मैं तो तह तक जाके करना चाहूंगा। कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे आप आगे बनाएं ताकि लोगों उससे कुछ सीखें, लोग सीखें ही, मतलब उससे गलत ना सीखें। मुझे लगता है ये सीखें कि क्या नहीं करना है, क्या करना है वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, बट क्या नहीं करना है ये सीख लो, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ बच जाता है। चलिए, इतनी लंबी सारी बातें हो गई, कुछ अपने फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में? फैमिली मेरे फादर, मेरी मदर, हम 3 भाई हैं। तो हमारा एक बड़ा भाई है, 6 साल बड़ा है, वो लखनऊ रहते हैं। मेरा छोटा भाई है, वो नोएडा में जॉब करता है। मेरी मदर मीडिया से ही थी, उन्होंने करीब मुझे लगता है लमसम उनका 30 साल 35 साल का एक्सपीरियंस है मीडिया में, सन 90 से। वो पहले दूरदर्शन के लिए स्क्रिप्ट लिखती थी, फिर पंजाब केसरी में जॉब करी, पाइनियर में करी, हिंदुस्तान टाइम, ये वो बहुत जगह। पाइनियर पेपर तो समय आया करता था जी, बिल्कुल स्टार्टिंग का। तो उन्होंने उन सब में करा, फिर उसके आए वो यूनिसेफ में उन्होंने मीडिया का ही कारोबार मतलब काम संभाला। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, फादर ने भी किया, बट मदर थोड़ा विजनरी थी कि उनको लगता था कि नहीं ये लखनऊ से बाहर निकलेगा तो इसके लिए बेहतर है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करी, अभी तक करती हैं, फिलहाल ऐसा कोई वो नहीं। उनका एक पुश। आपको भी लगता है कि कुछ बनने के लिए जीवन में पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि 1% भी अगर उन्होंने मुझे यहाँ से निकलने की अनुमति ही ना दी होती तो मेरी लाइफ ही कुछ और होती ना जी। तो अभी जैसे मैं कुछ बड़े बड़े रूम्स में जा चुका हूँ जी, तो क्या पता मैं उनके दरवाजे के बाहर भी ना खड़ा होता जी। तो ये चीज़ है। तो उनका हेल्प, उनकी अनुमति, उनका एक विजन अगर है तो उसने बहुत सपोर्ट किया जी। तो लखनऊ से बाहर आप जाते होंगे तो घर वालों को बहुत याद आती होगी जी। अब पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कर्मभूमि उधर ही बन गई है जी। जन्मभूमि यही है, ये छूटेगी नहीं, वो कभी नहीं छूटेगी। अच्छा, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर जी, अगर आप बोलते मुझे रोल किसको देने किसको नहीं देने हैं, आपको लगता है इन 2022 से 25 के बीच में आप परिपक्व हुए हैं कि मैं लोगों को सही ढंग से सेलेक्ट कर सकूँ, ऐसा हुआ है? हाँ, मतलब मुझे पूरा भरोसा नहीं है क्योंकि पूरा भरोसा तो पता नहीं कब आएगा, वो तो सीखते सीखते हर दिन लगता है कि कुछ नहीं, अभी ये बचा है सीखने को जी। मुझे लगता है वही एक समझ है जो अभी तक बन पाई है। बट हाँ, इतना समझ में आ गया है क्योंकि जितनी की भी कास्टिंग हुई है हमारे थ्रू या मैंने करी है उसकी तारीफ ज़रूर हुई है जी। तो वहीं से समझ में आता है कि हाँ, लोगों को समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक
सर थे, उनसे ऐसे मीटिंग हो रही थी, तो मैं उनको कास्टिंग समझाना चाह रहा था कि कैसे होती है। उन्होंने कहा कैसे करोगे? तो मैंने कहा मैं सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि पाटिल, तो अब आपके दिमाग में पाटिल नाम का कैरेक्टर बन गया होगा, क्योंकि आपने सीआईडी में देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने मुंबई की मूवीज में देखा होगा कि एक होगा पाटिल नाम का एक पॉलिटिशियन टाइप का, उसकी मूंछ होगी, हल्का सांवला सा होगा। तो मैंने ये नाम बोला और ये उसकी चीजें बताई ना, तो उस तरह के जैसे आपने माइंड में मेकअप कर दिया कैरेक्टर वहां पे तो आपको लगता होगा इस तरह के शख्स मेरे सामने आए तो मैं सेलेक्ट करूं, तो मैं सेलेक्ट करूं। अब अगर वो नहीं मिल रहा, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, तब फिर आप उसके 19-20 पे देखते हो कि भाई इसके सबसे पास तक कौन आ पा रहा है। अब जैसे हम लोग ऑफिस देखते थे, तो उसमें मिश्रा जी होते थे, मुसद्दी लाल जी होते थे। हाँ। तो वो नाम हम लोग के दिमाग में ऐसा बस गया है ना, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी बहुत होना चाहिए। और मैं यूपी वालों को इसलिए एक्सपीरियंस्ड मानता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने हर तरह के लोगों से मिले हैं, हर तरह के तबके को देखा है। बट अगर मैं सिर्फ बंबई में ही पला पड़ा होता और बंबई में ही काम कर रहा होता, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस उतना रिच ना होता जितना मेरा यहाँ से जाने के बाद है जी। तो ये एक। तो भविष्य में और क्या प्लानिंग है आपकी? भविष्य तो बहुत बड़ा है। अभी जैसे जैसे रास्ते खुलते जा रहे हैं, हम रास्ते पे चलते जा रहे हैं जी। तो प्लानिंग तो कुछ नहीं है, प्लानिंग यही है कि ऑनेस्टी से काम करते रहें, बाकी तो सब किस्मत का है। चलिए वेदांत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। अरे आप लोग ने बुलाया, वो ज़्यादा आपने इतनी अच्छी बातें बताई, लखनऊ का नाम आगे बढ़ाने की आप कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।